हम आए हुए हैं सरस्वती विद्या मंदिर में। हमारे साथ आज ज्योतिषाचार्य गुलशन बजाज जी हैं। हम आपको बता दें, ये ज्योतिष विज्ञान में काफ़ी अध्ययन कर चुके हैं और काफ़ी रिसर्च इन्होंने किया है। तो हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जी हैं, आइए करते हैं इनसे चर्चा। नमस्कार ज्योतिष जी। नमस्कार नमस्कार जी। गुलशन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे ज्योतिष विज्ञान है क्या? ज्योतिष विज्ञान एक्चुअल में एक साइंस है और पूरा विज्ञान भी है। इसके माध्यम से हम जान सकते हैं व्यक्ति के जीवन में आने वाली घटनाओं को, और जो बीत गया कल उसको भी जान सकते हैं। और ज्योतिष में मेन काम करती है दशा। जिस प्रकार जिस ग्रह की दशा होती है और वही दशा ही व्यक्ति के जीवन की दिशा का निर्धारण करती है। जैसे एक कुंडली होती है, उसमें 12 भाव हैं, 9 ग्रह हैं, प्रत्येक ग्रह की अपनी दशा चलती है। उसी दशा के अनुसार उस व्यक्ति की दिशा का निर्धारण होता है और उसको फल प्राप्त होते हैं। और ज्योतिष कुंडली तभी बनती है जब हमारा जन्म होता है। तो यानी कि जो कुंडली बनती है हमारे जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होती है, उस समय जो ग्रह जहाँ मौजूद होते हैं वो कुंडली बन जाती है। उससे हमें मालूम पड़ता है कि व्यक्ति पूर्व जन्म में क्या करके आया था और इस जन्म में वो क्या करने वाला है। ये मेन मुख्य ज्योतिष है। और ज्योतिष के माध्यम से हम ये भी जान सकते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में उसका कैरियर कैसा रहेगा, उसका एजुकेशन कैसे रहेगी, उसका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, उसके घर में फाइनेंस, उसका व्यवहार, काफ़ी चीज़ें हम ज्योतिष के माध्यम से बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। और आगे अगर उसमें हमें लगता है कि उसमें कुछ कठिनाई आने वाली है तो उसको हम बहुत ही साधारण और सामान्य उपायों के द्वारा उसके बुरे प्रभाव को कम भी कर सकते हैं। मतलब जैसे आपने अभी बताया जी कठिनाई आने वाली है, तो जैसे जो आप बताते हो ज्योतिष के, तो वो सही होता है क्या? जैसे उसकी कठिनाई आती है या और उसका या कोई समाधान भी है? कठिनाई तो आती है, समस्या है तो समाधान भी है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की जो चंद्र राशि होती है और मुख्य जो कठिनाई आती है शनि की 7.5, शनि की ढैया। जब व्यक्ति की शनि की 7.5 शुरू होती है तो उसके व्यक्ति के जीवन, जब हम पहले बात कर देते हैं कि 2 ढैया होती है, चतुर ढैया, अष्टम ढैया। हाँ जी, हाँ जी। जब चतुर ढैया आती है तो व्यक्ति घर से दूर, कार्य में परिवर्तन, अष्टम ढैया में भी स्थान परिवर्तन होता है। जो 7.5 होती है वो मुख्य 7.5 साल की होती है। तो इस दौरान हालांकि शनि अपने आप में कोई डर नहीं देते, व्यक्ति ने जो कर्म किए हुए हैं पास्ट में उसके कर्मों का फल ही उसको मिलता है, शनिदेव देते हैं 7.5 के दौरान। तो इस समय हमें जैसे शनि महाराज की पूजा करनी चाहिए, शनि के मंदिर में तेल दिया जलाना चाहिए और साथ में हनुमान जी की उपासना करें, हम हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार को हनुमान जी को चोर चढ़ाएं। तो ये उपाय करने मात्र से ही हमें शनि के बुरे प्रभाव से हम बच सकते हैं, कम हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है कि जो उस पूर्णतः समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि वो हमारे कर्मों का फल है। हमने जो कर्म किए हैं पिछले जन्म में या इस जन्म में, हमें उसका भुगतान शनिदेव अवश्य करवाते हैं। उपायों से हम उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं और अच्छे प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। जी। ज्योतिष विज्ञान और हस्त विज्ञान में क्या अंतर है? ज्योतिष विज्ञान जो होता है उसमें हम कुंडली के माध्यम से व्यक्ति के बारे में, भविष्य या पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और जो हस्त विज्ञान होता है वो हाथ की रेखाओं के द्वारा जाना जाता है। और कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि हस्त विज्ञान ज़्यादा पावरफुल देखा जाता है, क्योंकि जब ज्योतिष हम बनाते हैं कुंडली के आधार से कुंडली बनाते हैं। और कुंडली के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले व्यक्ति की जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान। यदि तारीख और समय में कुछ बदलाव हो जाता है या सही जानकारी नहीं मिलती कई बार, तो कुंडली में गड़बड़ हो जाती है, कुंडली सही नहीं बन पाती है। तो ज्योतिषी कुंडली को देखता है, उपाय बताता है, व्यक्ति कहता है बेशक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हाथ की रेखाएं ऐसी हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलती हैं। इसके लिए हमें समय की कोई ज़रूरत नहीं। आप कहीं पर कभी भी किसी भी समय किसी का हाथ देखकर उस व्यक्ति के बारे में जान सकते हो या उसके भविष्य या पास्ट के बारे में बता सकते हैं। जबकि कुंडली चेक करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए या हाथ से कुंडली बनाए। तो पारंपरिक तरीका हस्त विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण रखता है। हम दोनों को कंबाइन भी देख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब हाथ की रेखाओं के लिए किसी की जैसे शादी के बारे में जानना है आपको, हाँ जी। अगर आप कुंडली के माध्यम से जानते हैं
तो हम उसमें पहले उसकी कुंडली बनाएंगे, उसका सप्तम भाव देखेंगे, फिर उस पर सप्तम भाव पर कब गुरु और शनि का गोचर आ रहा है तब देखेंगे, फिर हम उसकी आयु का निर्धारण करेंगे। लेकिन हाथ के माध्यम से हम कुछ ही सेकंड्स में उसके हाथ की रेखाओं के अनुसार उसको बता सकते हैं कि उसकी विवाह की आयु क्या होगी, किस उम्र में उसका विवाह होगा। तो हाथ में बहुत जल्दी परिणाम आता है और बहुत जल्दी हम उसमें बताने में सक्षम होते हैं। मस्तिष्क रेखाएं देखकर कैसे पता लगाया जा सकता है कि इसके जीवन में क्या घटित होना है? जिस प्रकार रेखाएं देखते हैं, क्या मस्तिष्क रेखाएं भी देखी जाती है? जी, मस्तिष्क रेखाएं भी होती है। मस्तिष्क के ऊपर सबसे ऊपर 3 रेखाएं बनती हैं। सबसे ऊपर शनि की रेखा होती है, फिर गुरु की होती है, इसी प्रकार पूरी 7 रेखाएं बनती हैं। लेकिन ये सबके माथे पर पूरी तरह से स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, तो इसलिए हाथ की रेखाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मस्तिष्क रेखा देखने के लिए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अनुभव की और उसकी जो पढ़ाई की जरूरत होती है वो तभी देख पाता है। हर आदमी सामान्य व्यक्ति मस्तिष्क रेखाओं को नहीं देख पाता, लेकिन थोड़े से अभ्यास में हस्त रेखाओं को आप चेक कर सकते हैं। काल सर्प दोष क्या है? काल सर्प दोष अगर हम शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं दिया जाता। लेकिन आज के ज़माने में जितने भी हमारे कर्मकांड पंडित हैं या बहुत लोग हैं, वो उसको काल सर्प दोष को मानते हैं। जब सभी ग्रह राहु और केतु के एक तरफ आ जाते हैं कुंडली में, तो उसको हम काल सर्प दोष मानते हैं। सामान्य इस बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उस व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव काफ़ी देखे जाते हैं, और हमने देखा भी है कि ऐसा होता है। लाइफ में अप एंड डाउन बहुत होते हैं, स्टेबिलिटी उसको लाइफ में नहीं मिलती। तो इसका निवारण किया जाता है, जैसे उज्जैन में या किसी भी जो शिव जी के मंदिर हैं वहाँ जाकर इसकी काल सर्प दोष की शांति पूजा करवाई जाती है और उसमें उसको लाभ मिलता है। और काल सर्प दोष के लिए व्यक्ति सिर्फ काल सर्प दोष शांति की पूजा से ही निवारण नहीं, उसके बाद सामान्य नियमित रूप से व्यक्ति को स्वयं ही शिव जी की आराधना करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इससे काल सर्प दोष के बुरे प्रभाव कम होते हैं और उसमें व्यक्ति को शांति मिलती है। 7.5 क्या होती है? 7.5 जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि शनि गोचर में जब आता है, शनि एक राशि में 2.5 साल तक रहता है, और गोचर में जब चलता है शनि चंद्रमा से, जब शनि 12वें ग्रह में 12वें भाव में चंद्रमा के ऊपर और चंद्रमा से दूसरे भाव में जब गोचर करता हुआ निकलता है, तब वो 7.5 का पीरियड होता है, और चंद्रमा एक राशि में 2.5 साल रहता है। तो इस प्रकार 7.5 वर्ष का ये समय होता है, तो उसको हम 7.5 का समय कहते हैं। अग्नि स्नान क्या होता है? और कोई नई जानकारी अगर हम आपसे कुछ भविष्य किसी के बारे में आप बताते हो, क्या किसी का भविष्य बताना सही हो? भविष्य बताना सही होता है, लेकिन भविष्य मतलब मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ इसको भविष्य के बारे में। मान लीजिए आप हाईवे पे जा रहे हैं, आपकी गाड़ी 120 की स्पीड पे जा रही है, ठीक है, और आगे आपको एक बोर्ड मिल जाता है 500 मीटर पर एक स्पीड ब्रेकर है। बिल्कुल जी, ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे? इस दशा में आप अपनी गाड़ी धीमी करेंगे। निकाल लेंगे। यदि वो आपको साइन बोर्ड नहीं मिलता तो आप 120 की स्पीड से ही जाएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? आपकी गाड़ी को भी नुकसान होगा, आपको भी चोट लग सकती है। हाँ, बड़े से बड़े हादसा होने की संभावना बनी रहती है। यही ज्योतिष है। ज्योतिष जस्ट लाइक ए साइन बोर्ड। हम आपकी कुंडली देखकर आपको बता सकते हैं कि आपका आने वाला समय थोड़ी समस्या या थोड़ा संघर्ष का समय है, उसको आप आराम से निकल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही ज्योतिष है। हम उसका समाधान भी बताते हो। समाधान साथ में बता दें कि उससे जब आपका समय खराब आ रहा है तो आप उसमें थोड़ा धैर्य से काम करें, जल्दबाजी ना करें, तो वो समय आपका आराम से निकल जाएगा। अगर आप जल्दबाजी करते हैं, कोई जल्दी में फैसला लेते हैं, तो उसमें आपको नुकसान होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हम ज्योतिष के माध्यम से अपने आने वाले समय में कोई संकट आ रहा है तो उसको जानकर उसको आने से पूर्व भी उसका उपाय करके उसको दूर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते। जैसे कि रोड पर स्पीड ब्रेकर है, झटका तो लगेगा, वो बहुत ही नॉर्मल लगेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा और आप आगे निकल जाएंगे। सेम चीज़ ज्योतिष में। जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सनातन धर्म पर विश्वास रखें, ज्योतिष पर भरोसा रखें। ये एक पूरी विद्या है। इसमें ठीक है, आज के समय में कुछ ऐसे हमारे जानकारी में हैं जो इसका मिसयूज करके लोगों को भ्रमित करते हैं, तो उनकी बातों में ना आते हुए अपना विश्वास बनाए रखें। और यदि वो स्वयं भी नियमित रूप से सनातन धर्म के अनुसार अपना दैनिक
जो पाठ पूजा नित्य कर्म अपने अपने कुल देवी या कुल देवता के अनुसार करते रहते हैं तो जीवन में अच्छी सफलता और ऊंचाइयों पर पहुँचते जरूर है। आचार्य जी एक छोटी सी बात और करना चाहते हैं आपसे। अभी जैसे वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था, हम भी वहाँ बैठे थे, तो एक शादी की बात चल रही थी कि भी लड़के लड़कियों को जो है ना, जैसे आजकल गुण दोष मिलाते हैं, इतने गुण हो जाते हैं तो मतलब शादी करनी चाहिए। इस बारे में थोड़ा आपका क्या कुछ कहना है, एक बार इसको थोड़ा विस्तार से बताओ। शादी देखो जो होता है, दो व्यक्तियों का मिलन है, दो आत्माओं का मिलन है, दो परिवारों का मिलन है। कुंडली मिलानी चाहिए, जरूर मिलानी चाहिए, लेकिन कुंडली पर ही पूरा जोर नहीं डालना चाहिए कि इसमें 36 गुण मिले। ऐसा कोई मानने नहीं है कि हमने 36 गुण मिलाने के बाद भी तलाक होते देखे हैं और 18 गुण वालों या 12 गुण वालों को भी शादी चलती है। इसमें दो तरीके से मिलाई जाती है, एक तो गुण मिलान मनाया जाता है और एक कुंडली में भाव मिलान मनाया जाता है। अच्छा। जैसे भाव मिलान, कुंडली में 12 भाव है, दोनों कुंडली के 12 भाव है, तो शादी का 7वां भाव है, ठीक है। और जो हम लोग शयन कक्ष देखते हैं तो उसका जो है 12वां भाव है, धन का भाव दूसरा है, चौथा भाव घर के सुख का है। तो इन भावों पर भी विचार करना चाहिए। मान लीजिए अगर गुण कम मिल रहे हैं लेकिन दोनों के चौथे घर में, दोनों कुंडलियों में अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं तो घर का सुख मिल जाता है। दोनों कुंडलियों के दूसरे भाव में अच्छे ग्रह हैं, उस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं है तो उनको धन की समस्या नहीं रहेगी, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। 12वें घर में जो है कोई अगर बुरा प्रभाव नहीं है तो उनका बेडरूम की स्थिति है, उनके आपसी संबंध अच्छे रहते हैं। 7वें घर में अगर कोई बुरा प्रभाव नहीं है तो उनकी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और लगन में बुरा प्रभाव नहीं, तो दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दूसरा प्रभाव हमारी वाणी से भी संबंध रखता है। यदि दूसरे घर में अगर कोई शनि मंगल राहु केतु को होता है तो ऐसे लोगों की वाणी भी जो है कर्कश होती है, तेज बोलते हैं या उनमें वाणी दोष कहा जाता है। तो ये भाव अगर ठीक है तो गुण कम भी हों तो भी हम शादी की ओर बढ़ सकते हैं। एक आम आदमी सम्मोहन क्रिया से किस प्रकार बच सकता है? आम आदमी को सम्मोहन की क्रिया से बचने के लिए सबको जरूरी है कि जो व्यक्ति उसके सामने बैठा है उसकी आंख से आंख मिलाकर ना मिलाए, तो इससे हम बच सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी नज़र मिलाते हैं तो ही हम उसके ओरा में। और दूसरा इसका यह है कि आपको अपनी ओरा मजबूत करनी चाहिए ताकि कोई भी प्रकार का आप पर ऐसी विद्या का बुरा प्रभाव ना पड़े। उसके लिए आप नित्यवती अपना भजन, योगासन या जो भी आपके कुल देवी या कुल देवता हैं उसका नियमित रूप से आप जाप करें। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, तो आप किसी भी व्यक्ति के किसी बुरी प्रभाव या बुरी आत्माओं या बुरी दृष्टि का आप पर असर नहीं होगा। तो हमारे साथ आज ज्योतिष विज्ञान के ज्ञाता थे गुलशन जी, जिन्होंने ज्योतिष के बारे में काफ़ी रोचक और जानकारी हमारे दर्शकों को दी। इतना कीमती समय दिया इसके लिए गुलशन का धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।